हेलो एवरीवन, आई एम फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलिए मैं अपने स्टैटिक पार्ट के बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए आपको जिम में लिए चलते हैं। आगे अब यहाँ पे मैं अपने आप को ढूंढ के दिखाता हूँ और आप भी ढूंढिए मेरे स्टैटिक पार्ट को मेरे साथ ही ढूंढिए। तो चलिए अब यहाँ पे इस मशीन पे देखिए, एक प्यारा सा ब्लॉक रखा है मतलब उसको फिक्स नहीं किया हमने, बस उस पे रख दिया है। mg साइन थीटा तो लग रहा है अलोंग द प्लेन। फिर भी इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि भी नेट फोर्स जीरो होगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर आप इनिशियल फ्रेम में हो तो आप सोचो कि mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है। तो भाई मेरे मैं ही हूं वहां पे। मेरा स्टैटिक पार्ट है यहाँ पे जो mg साइन थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के उस पे नेट फोर्स जीरो कर रहा है। और आप यहाँ पे कहोगे कि मैं क्यों आया, रिलेटिव मोशन तो है नहीं। ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं है, बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैक सरफेस और ब्लॉक के बीच में आ रहा हूं। तो हमेशा याद रखिएगा कि मेरा स्टैटिक पार्ट जो है वो हमेशा टेंडेंसी को अपोज करता है। मतलब आप यूं कहो कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर दो सरफेसेस, रफ सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं, उनके पास टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन पार्ट जरूर रहता है वहां पे। तो चलिए जी अब बात करते हैं मेरे एक बड़े ही विशेष स्पेशल कैरेक्टर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। अरे ये तो गोलगप्पे का ठेला लग रहा है। लालच तो मुझे भी है। वैसे तो हूं मैं फ्रिक्शनल फोर्स, बट आप सभी के मुंह में पानी तो जरूर होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के। तो जैसे आप मान लो आप घर से निकले, 2000 रुपए आपके जेब में है और आप अपने बड़े प्रिय अजीज के साथ गोलगप्पे खाए। आपके अजीज ने 2.5 गोलगप्पे खाए और आपने 4.5 गोलगप्पे, और एक गोलगप्पे 10 रुपए का। तो आप कितने रुपए ठेले वाले को दे? आपके अजीज ने 2.5 और आपने 4.5, मतलब टोटल 7 गोलगप्पे हुए, मतलब आप 70 रुपए देते। अगर मान लो आपका एक मित्र आता है, वो कहते हैं भाई 5 मुझे भी खाने, मुझे भी खिला दो। कहते हो चल भाई खा ले। तब आप क्या करते हो? 70 प्लस 50 120 रुपीज के। ऐसा करते हो क्या कि 2000 रुपए दे दिया? नहीं ना, आप कैलकुलेट करते हो कि कितना देना है और उतना ही देते हो। लेकिन आपको पता है कि आपके जेब की कैपेसिटी की, बिल्कुल वैसा ही मैं करता हूँ। मुझे पता होता है कि इस कॉन्टैक्ट पे मैं मैक्सिमम किस लिमिट तक जा सकता हूँ, उसी को मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं आप, या फिर लिमिटिंग फोर्स कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन मैं लगाता उतना ही हूँ जितने की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो मैं कोई फ्रिक्शन नहीं लगाता, लेकिन अगर जरूरत है तो 1 2 5 9 जितना भी है अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता। और इस मामले में बड़ा परफेक्ट हूँ, गलतियां नहीं करता। आप भी मत करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी जैसा आप देख रहे हो इस टेबल पे, रफ टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो 200 हो सकता है। ये कैसे? तो म्यू की वैल्यू मान लो 0.1 है और एन की वैल्यू 2000 आ गई, तो एफ मैक्सिमम जो है वो कितना होगा? 200। मतलब ये मेरे जेब की कैपेसिटी हुई। मतलब अगर जरूरत हुई तो इस कॉन्टैक्ट पे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम पे मैक्सिमम 200 लगाऊंगा, और 200 पे इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाए। लेकिन जब जरूरत होगी तभी लगाऊं। अब देखिए इस ब्लॉक पे बाहर से एक एफ फोर्स लग गया जो इसमें एक टेंडेंसी डेवलप कर रहा है फॉरवर्ड स्लाइडिंग। लेकिन क्यों नहीं स्लाइड हो रहा है? क्योंकि मैं लगाऊं इसके पीछे, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि एफ जो लगा है बाहर वो मेरे मैक्सिमम वैल्यू के या तो जस्ट बराबर है या उससे छोटा है। अब आगे देखते हैं
कि किस तरह से मैं अपने वैल्यूज को बदलूंगा एफ के वैल्यू के साथ। देखिए, जब एफ 0 है तो मैं भी 0 हूं, मैं नहीं लग रहा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल एफ ने 10 किया, मैं भी 10 हो गया। जब उसने अपने आप को 20 किया, मैंने भी 20 किया। जब उसने 60 किया, मैं भी 60 हो गया। जब उसने 100 किया अपने आप को, मैंने भी 100 किया। जब उसने 199 किया, मैंने भी अपने आप को 199 किया। जब उसने 200 किया, मैंने भी 200 किया। और यही मेरा मैक्सिमम लिमिट हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से। इसी को लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। लेकिन जब वो 200 से बढ़ गया तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया और बॉडी चलने लगी, और लगातार काइनेटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू लगती रही जो म्यू इंटू एन होगा। लेकिन जब तक स्टैटिक पार्ट था, मैंने अपने सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को शो किया। मतलब जितने की जरूरत थी मैंने उतना ही लगाया। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज सिंह और मैं पिछले 1.5 ईयर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं फॉर जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। वैसे मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए अराउंड 13 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि भी हर एक कॉन्सेप्ट के ओरिजिन तक पहुंचना थॉट के लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं डिफरेंट एनिमेशंस भी यूज़ करता हूँ क्लास के अंदर, डिफरेंट ग्राफिक्स भी यूज़ करता हूँ, जिसका बड़ा फ़ायदा मिलता है आपको कॉन्सेप्ट समझ लेने के लिए, सच में समझ लेने के लिए। सूडो अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब सच में आपको पता लग जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जेईई 2021 की बात करें तो कुछ छुट्टियों को हटा लो, कुछ डेज इधर उधर कर लीजिए, फिर भी 45 to 50 बड़े इंपॉर्टेंट डेज आपके पास हैं। तो उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि भी आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन लेवल पे हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं जो 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। उस बैच में MK सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे एंड ओम शर्मा सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 50 डेज की, 45 to 50 डेज की, जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लें, प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपना मोमेंटम भी बना लें, और कुल मिला के कि भाई आप जा करके फाइनल डे पे अपना बेस्ट देखें। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करने की है, ये सोचने की नहीं कि भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना करना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप 2 जनवरी से ये जो बैच शुरू हो रहा है आप इसको ज्वाइन करिए, और मैं आपको पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपका मैंने टाइम लिया, लेकिन 2 जनवरी से मिलते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।